So today we are going to practice some numerical problems based on Henry's law. And before this class we have already read about the concept of Henry's law, what is the statement of Henry's law and what is the equation, or we can say mathematical form of Henry's law. So let us revise it once, and further I will add some more simple concepts which will be helpful to do all types of numericals in this topic. Okay, so Henry's law जो है गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, किसमें? लिक्विड में। ठीक है ना, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, इससे रिलेटेड हेनरीज लॉ दिया गया है। ठीक है ना, ये हम पहले भी जानते हैं। और इसका जो इक्वेशन है पी आई इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स आई, ये हमारा हेनरीज लॉ का इक्वेशन है, जहाँ पर पी आई क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH is Henry's constant and XI is the mole fraction of gas in solution. अब ये मोल फ्रैक्शन का आपको पता है फॉर्मूला, XI इज इक्वल टू NI बाई N1 plus N2 plus N3 plus dash dash dash, means number of moles of that particular gas by total number of moles. हमारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन का होता है, मतलब उस सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था क्लास में कि हम 1 जो है यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए और 2 यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कुछ छोटी छोटी स्टेप्स हैं जहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, क्वेश्चन करने में हम लोग को दिक्कत होती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला चीज़ जो आपको अक्सर करना होगा कि जैसे हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन H2O, वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, तो वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होता है। इसलिए जब भी आप ये मोल फ्रैक्शन इसमें निकाल रहे होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो इसका एक्चुअल फार्मूला तो ये होगा मोल्स ऑफ O2 बाई मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, प्रैक्टिकली अगर इस बात को समझने का प्रयास किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बहुत ज़्यादा होगा, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? बहुत ही कम होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ O2 इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ H2O, सो वी कैन एलिमिनेट दिस टर्म फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी न्यूमेरिकल्स करते समय अक्सर जगहों पर हम लोग ये फॉर्म यूज करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। क्यों नेग्लेक्ट किए हैं? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय हम लोग इस चीज़ को यूज करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा चीज STP अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग है? अब ये कुछ लोग इससे फैमिलियर होंगे कि STP जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को कहते हैं। तो अगर हम लोग STP कंडीशन कहते हैं किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी के समय, अगर हम लोग कंडीशन को STP कंडीशन डिनोट कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी और प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो 298 केल्विन होगी। ठीक है, या आप इसी को 25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, क्योंकि ये SI यूनिट है इसलिए मैं इसमें रिप्रेजेंट किया हूँ। और प्रेशर जो है 1
एटमॉस्फेयर। ये वैल्यू होती है एसटीपी कंडीशंस पर टेम्परेचर और प्रेशर की। दूसरा एक चीज जो समझना है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में प्रेशर जो है, ये जो हमारा इक्वेशन है PI = KH × XI, इस इक्वेशन को अप्लाई करना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रेशर के यूनिट को ध्यान देना होगा कि वहाँ पर प्रेशर का यूनिट क्या है और हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो KH और PI दोनों का यूनिट सेम होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देखना चाहिए कि प्रेशर किस यूनिट में दिया गया है और हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या है। अगर आवश्यक है तो हम लोग इंटर कन्वर्जन करेंगे जिससे कि दोनों का यूनिट सेम हो, ठीक है। तो देखिए कन्वर्जन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 एटमॉस्फेयर = होता है 0.987 बार, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में एक का वैल्यू एटमॉस्फेयर में दिया है, दूसरे का वैल्यू बार में दिया हुआ है, तो आप एटमॉस्फेयर वाले को बार में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। एक और रिलेशन है 1 एटमॉस्फेयर = 101,325 पास्कल। तो अगर पास्कल में दिया होगा एक वैल्यू और दूसरा वैल्यू एटमॉस्फेयर में दिया होगा, तो आप पहले एटमॉस्फेयर वाले को पास्कल में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए क्वेश्चन को करने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरत होती है। अक्सर क्या होता है, हम लोग बेसिक चीज़ों में ही फंस जाते हैं। न्यूमेरिकल जब कर रहे होते हैं आप, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, हेनरीज लॉ पता है, आपको इक्वेशन भी पता है, लेकिन आप कन्वर्जन करने वाले स्टेप में गड़बड़ हो गए, जिसकी वजह से आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इस पर मैं आपको फोकस कर रहा हूं। अब एक और चीज़ है, ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस हम लोग को मिलेंगे वो वाटर सॉल्यूशंस की हम लोग बात करेंगे। मतलब वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट होगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो रहा होगा या ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रहा होगा या हाइड्रोजन सल्फाइड डिजॉल्व हो रहा होगा, नाइट्रोजन डिजॉल्व हो रहा होगा। हेनरीज लॉ के क्वेश्चन में आप इसी तरह के केस देखेंगे, है ना। तो वाटर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हमारा वाटर प्योर वाटर है, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम है, तो आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यही रिलेशन मिल जाएगा, 1000 ग्राम इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, ये 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इसको 1000 ग्राम पर लीटर, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, ओके। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि बुक्स में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यूज किया जाता है तो डायरेक्ट 55.5 यूज कर लेते हैं, तो स्टूडेंट जनरली उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो 55.55 कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम यहां से एक केस सपोज करें, फॉर 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में कितने ग्राम होंगे, मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2O हो जाएगा 1000 ग्राम। देखिए इसी रिलेशनशिप से कि इसकी डेंसिटी को मैंने इस फॉर्म में लिखा 1000 ग्राम पर लीटर। मीन्स क्या होगा कि अगर 1 लीटर वाटर है तो उसमें वाटर का मास कितना होगा 1000 ग्राम होगा। और मोलर मास कितना होता है वाटर का, मोलर मास ऑफ H2O आपको पता है 18 होता है, ठीक है। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 1 लीटर वाटर में वाटर का कितना मास है 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। आपको पता है, आप निकाले होंगे कई बार, H2O = 2 into हाइड्रोजन एटम प्लस 1 into ऑक्सीजन एटम, सो यू विल गेट 2 into 1 plus 1 into 16, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ H2O। तो अगर हम जानना चाहें कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स हैं तो बहुत आसान है, मास ऑफ सबस्टेंस बाई मोलर मास।
कि 1 लीटर में कितने मास हैं वाटर के, 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O in 1 liter is equal to 1000, this is the given mass or the mass which is present upon molar mass, and this value comes out to be 55.55 moles। मतलब सीधा सीधा बात ये हुआ कि कहीं पर भी अगर 1 लीटर वाटर लिया जाए तो उसमें सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 55.55 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, द सिंपल आंसर इज 55.55 इफ द वाटर इज प्योर। ठीक है, कि प्योर वाटर में 1 लीटर वाटर में 55.55 मोल्स वाटर के होते हैं। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होगा डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन तो आप ये इक्वेशन लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे मोलैरिटी पूछा होगा, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, उस केस में आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप सपोज करेंगे कि लेट अस सपोज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर, सो दैट द नंबर ऑफ मोल्स विल बी 55.55। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपके सामने रखा है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सारे केस उस क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सिंपल से मीडियम लेवल और मीडियम लेवल से हार्ड लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं जो भी न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो 2 4 5 यही ना मैं करूँगा, लेकिन आप और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हियर आई हैव 2 क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी क्वेश्चंस, दे आर सिंपली बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन वाटर इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। तो पहला चीज हमको मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट भी दिया हुआ है, के एच इज इक्वल टू 144.96 किलो बार, के एच इज इक्वल टू 144.96 किलो बार। किलो बार है तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको बार में हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 144.96 इंटू 1000 और 10⁻³ बार। ओके, what is the pressure of helium above the solution? So PHE is equal to what? From Henry's law, PHE is equal to KH into XHE। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू रख देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए रख देते हैं 144.96 इंटू 10⁻³ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 144.96 इंटू 1.2 कितना होगा, 2 6 12, 1 2 9 18, 1 19, 1 2 4 8, 1 9 2 4 8, 2 1 2, 6 9 4 4 1 कितना होगा, 2 9 6 15, 1 19, 1 13, 1 ये। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, 173.952, तो ये हो जाएगा आपका 173.9। जो लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू होता है उसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका जो कैलकुलेशन है वो 173.9 रिपोर्ट किया जाएगा। और ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻⁶ है, तो 10⁻³ बचेगा, 173.9 इंटू 10⁻⁻³ एंड दिस इज इक्वल टू 0.1739, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.174 बार। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इक्वेशन में वैल्यू रख देना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है,
आप ऐसा क्वेश्चन कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 298 केल्विन। यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अबव द वाटर इज 0.21 एटमॉस्फेयर, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। गिवन दैट KH फॉर O2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज 2.3 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ देखिए इसका यूनिट एटमॉस्फेयर है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर अलग अलग यूनिट होता है तो वही वाला स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है, कन्वर्जन करके दोनों का यूनिट सेम करना होता है, ठीक है। यहाँ फिलहाल वो दिक्कत नहीं है, सीधे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। गिवन जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको पहले नोट कर लेना चाहिए। टेम्परेचर 298 केल्विन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.21 एटमॉस्फेयर, KH इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेयर एंड XO2 इज इक्वल टू वाट। फिर वही फ्रॉम हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, यही जो यहाँ यूज किए थे उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए लिख देते हैं हम लोग, PO2 इज इक्वल टू KH इंटू XO2, ठीक है। तो PO2 अपॉन KH इज इक्वल टू XO2, यही आपको निकालना है। तो वैल्यू रख दीजिए 0.21 अपॉन 2.3 इंटू 10⁵, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे, देखिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 21/23 इंटू 10⁻6। 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे 10⁵ से 10⁶ हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू XO2, ठीक है। और आसान मैं डिवीजन को करना चाहूँ तो आप इसको कर सकते हैं 210 और इसको कर सकते हैं 7, ठीक है। मैं वही कर दे रहा हूँ 210/23 इंटू ये 10⁶ ऊपर जाएगा, क्या होगा, पहले मैं वैसे ही कर देता हूँ 10⁻7 इज इक्वल टू XO2। देखिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ 210 को 23 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 23 5 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से जाएगा, 4 3 जा 12 और 80 92 हो जाएगा ये, नो 9 से जाएगा, सॉरी 9 से, ठीक है ना। 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18 प्लस 2 20 207। सो यू विल गेट हेयर 3, ठीक है। 0.30 हो गया 1, यानी आप लिख सकते हो क्या हो गया 9.1 XO2 इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत इजी स्टेप्स में सॉल्व हो गए, क्योंकि ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे। सीधे आपको फॉर्मूला में वैल्यू रखना था और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन में जो मीडियम लेवल का हो, जो बहुत हार्ड भी ना हो बहुत ईजी भी ना हो, ठीक है। चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, H2S इज ए टॉक्सिक गैस विथ rotten egg like smell is used for the qualitative analysis, ठीक है। इफ द solubility of H2S in water at STP, तो पहला चीज़ है कि STP मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू दी गई है, लिख देते हैं उसको। गिवन टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, या बार में लिखना चाहें तो 0.987 बार, ठीक है। इज इसकी सॉल्युबिलिटी जो है मोलैलिटी के फॉर्म में दिया गया है। मोलैलिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.195। देखिए स्मॉल m जो लिखा गया है इसका मतलब होता है मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं गैस के, उसी को ये मोलैलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन का। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 kg ऑफ वाटर कंटेन्स
0.195 मोल्स ऑफ H2S डिजॉल्व्ड इन इट। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ मोलैलिटी से। और 1 kg का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 0.195 मोल्स ऑफ H2S। ठीक है, और आपको अभी मैंने बताया था ना 1000 ग्राम में वाटर के कितने मोल्स होते हैं, 55.55। ठीक है, 1000 ग्राम को आप ऐसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, 1000/18 कर दीजिए, ये कितना आएगा 55.55। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 55.55 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन्स 0.195 मोल्स ऑफ H2S। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि इसके भी मोल्स पता है आपको, इसके भी मोल्स पता है, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है, KH निकालना है आपको। ठीक है, KH आपसे पूछा गया है, KH क्या होगा, तो आपको पता है, वी नो दैट PH2S इज इक्वल टू KH इंटू XH2S। नाउ XH2S इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि 1 kg में इतने मोल्स हैं, या आप कहिए 55.55 मोल्स वाटर में 0.195 मोल्स है H2S के। तो यही इन्फॉर्मेशन से मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.195 बाई 0.195 प्लस 55.55। ठीक है, इससे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S पता चल जाएगा। ठीक है, और यह जब पता चल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू रख देनी है, और P की भी वैल्यू आपको पता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो 1 एटमॉस्फेयर होगा वैल्यू। या बार में अगर आप आंसर जानना चाहते हो तो ये वैल्यू रख दीजिएगा, एटमॉस्फेयर में अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये वैल्यू रख दीजिएगा। बस आपको ये वैल्यू रख देना है, पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू PH2S अपॉन XH2S इज इक्वल टू KH। ये वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S यहाँ रख दीजिएगा, ये वैल्यू आपका KH का निकल जाएगा। यहाँ आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो आपका आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा, और अगर आप बार में रखेंगे तो ये आंसर आपका बार में आएगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, मैं जो इसका कॉन्सेप्ट है वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस करने की हैबिट होनी चाहिए, ये नहीं कि हम लोग कैलकुलेटर उठा करके या मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उसका यूज करके डायरेक्ट हम आंसर लिख दें, ऐसा नहीं है। हम लोग को आदत बनानी चाहिए कि हम कैलकुलेशन को करें, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो आप इसको करिएगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है कि आप इसे करें। ठीक है ना, अदरवाइज बच्चे क्या होता है कि बस जो टीचर ने कर दिया उसको कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो ये अच्छी हैबिट नहीं मानी जाती है कि कैलकुलेशन उनको खुद करना चाहिए। कॉन्सेप्ट जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वो उसके लिए टीचर एक फैसिलिटेटर होता है जो आपको फैसिलिटेट करता है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो आप इसको करके और ये आंसर रिपोर्ट कर लीजिएगा। अगर बार में निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू रख दीजिएगा, एटमॉस्फेयर में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू रख दीजिएगा। अब यही देखिए, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा ये, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये STP का मतलब नहीं समझ में आएगा तब भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था कि न्यूमेरिकल्स ईजी होते हैं, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वही आपको बैरियर होते हैं, जिसकी वजह से आप वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ये जो चीज़ कंसिडर करके इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन पर। ठीक है, ये 2 स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम हेनरीज लॉ, और ये क्वेश्चन जो है हेनरीज लॉ का हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम जो हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं उस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कभी भी क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। देखिए, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है मैं नोट कर ले रहा हूँ। KH इज इक्वल टू 1.67 × 10⁸ पास्कल। देखिए यूनिट पास्कल है, एट 298 केल्विन, तो टेम्परेचर हो गया 298
केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। व्हाट इज दिस सोडा वाटर? सोडा वाटर क्या होता है? प्योर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सोडा वाटर। मतलब सोडा वाटर इज ए सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। तो 500 ml में हम लोग को बताना है कि क्वांटिटी कितना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर इज इक्वल टू 500 ml। प्रेशर कितना है? प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.5 एटमॉस्फेयर। अब देखिए यहाँ यूनिट एटमॉस्फेयर है, यहाँ यूनिट पास्कल है, तो ये एटमॉस्फेयर वाले को हम लोग पास्कल में बदल देंगे। 2.5 इंटू 101325 पास्कल। अभी मैंने बताया था 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101325 पास्कल होता है, तो ये मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर लूँगा पास्कल में। ठीक है, आगे आपको बताना है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। मतलब 500 ml वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट डिजॉल्व है, चाहे वो ग्राम में आप बताइए या मोल्स में बताइए। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लेना होगा। देखिए ये जो 500 ml है ये सोडा वाटर का सॉल्यूशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है उसमें और वाटर है, इसका पूरा का सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml। लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग वाटर का वॉल्यूम भी 500 ml लेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिजॉल्व CO2 होता है, प्रैक्टिकली अगर इस बात को समझा जाए कि नेचर में कोई भी वाटर बॉडी है तो उसमें कितना CO2 डिजॉल्व होगा। मैंने अभी आपसे बताया था ना कि जो भी डिजॉल्व गैसेस होते हैं वो वाटर के कंपैरिजन में उनका वॉल्यूम, उनका नंबर ऑफ मोल्स बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। इसीलिए ये 500 ml जो है सीधे हम लोग वाटर का वॉल्यूम सपोज करके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये मिल गया, ये मिल गया, दो चीज़ मिल चुका है। पहले आपको निकालना होगा x CO2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो हम लोग निकालते हैं इसे। वी नो दैट PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू x CO2। इसको करने से पहले आपको यूनिट जो है सेम करना होगा जैसे मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो मैं इसको वैल्यू रख दूंगा, क्या है PCO2 अपॉन KH इज इक्वल टू x CO2। इसका वैल्यू कितना है भाई? 2.5 इंटू 101325 अपॉन KH की वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये वैल्यू जो है अब मैंने कैलकुलेट कर लिया था, आप भी कर लीजिएगा। दिस वैल्यू विल कम 1.51 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, आप भी करके देख लीजिएगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा क्लास, तो फिर आप इफेक्टिव नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया था। अब जो है नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मोल फ्रैक्शन हमको निकल गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछा गया था, क्वांटिटी कितना डिजॉल्व है। तो आप देखिए यहाँ पर 500 ml है सॉल्यूशन का, तो हमको पता क्या है 1 लीटर वाटर कंटेन्स 55.55 मोल्स ऑफ H2O। सो 1000 ml वाटर कंटेन्स 55.55 मोल्स ऑफ H2O। और आपके क्वेश्चन में कितना है 500 मोल्स, और यही वॉल्यूम हम लोग वाटर का सपोज करेंगे अभी जो रीजन मैंने आपको बताया है उसकी वजह से। तो 500 ml ऑफ वाटर कंटेन्स, ये इसका हाफ कर रहे हैं तो ये भी हाफ हो जाएगा, 55.55/2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, यानी हमारे सॉल्यूशन में वाटर के कितने मोल्स हैं 55.55/2, इतने मोल्स वाटर के हैं और मोल फ्रैक्शन हमको पता है। अब आगे एक फॉर्मूला यूज करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, दिस इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ H2O। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2
सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O से, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया डिनोमिनेटर से और ये रिलेशनशिप आ गया जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू रख देना है, इसका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 1.5 इंटू 1.51 इंटू 10 पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई 55.55 बाई 2। ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.51 इंटू 10 पावर -3 इंटू 55.55 बाई 2 is equal to number of moles of CO2 and this value will come about number of moles of CO2 कितना आ जाएगा 41.94 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, और आप नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, यानी हमारे सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं 41.94 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ठीक, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास CO2 का कितना होता है, मोलर मास होता है CO2 का 44, इसका हो जाएगा 12 और 16 2 जा 32, इट विल गिव 44। 44 यहाँ हो गया मोलर मास, N इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन 44। ये 44 नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास पता चल जाएगा, यानी मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 41.94 इंटू 10 पावर -3 इंटू 44। ये आप चेंज कर लीजिएगा, ये ग्राम में आपका मास हो जाएगा। ठीक है, और वो वैल्यू जो है लगभग जो है 1.84 ग्राम आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, यहाँ तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ CO2, तो योर आंसर इज 1.84 ग्राम। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया होता व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो आप देखिए 500 ml में आप ये निकाले हैं, इतने ml है, तो आपको सीधे मोलैरिटी निकालना होगा। तो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है 40, ऐसे लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, जिसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 आएगा, तो वहाँ 1/2 यूज कर लीजिएगा, तो ये मोलैरिटी उसकी निकल जाएगी। ठीक है, और ग्राम पर लीटर में पूछेगा अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, तो ग्राम में आपको वैल्यू पता है और ये 500 ml में है, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वैल्यू रख करके ग्राम पर लीटर में भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन के साथ इस अप्रॉक्सीमेशन को कंसीडर करना होगा आपको कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वही अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना सोडा वाटर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, इट इज़ नॉट प्योर वाटर। लेकिन पूरा क्वेश्चन में हमने क्या सपोज किया कि 1 लीटर वाटर में 55.55 मोल्स होते हैं, तो 500 ml में कितने होंगे, ये 500 ml तो एक्चुअल में क्या है, सॉल्यूशन है ना। लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होता है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ी बड़े स्टेप्स में है ये क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट आसान है। देखिए पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाले हैं, उसके बाद ही हम लोग को ये मेहनत करना पड़ा है। मोल फ्रैक्शन के बाद निकालने के बाद यही इजी क्वेश्चन होता है तो यहीं खत्म हो जाता है। अब ये हार्ड क्वेश्चन है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ हमने रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इसको नेग्लेक्ट किया गया है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यही इंपॉर्टेंट है, जिसको कितना वैल्यू रख दिया गया है, क्योंकि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में जितना होता है उसका आधा हो जाएगा, यही वैल्यू यहाँ रख दी है। बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल गया है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने से क्वेश्चन आसान हो जाती है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
द हेनरीज कांस्टेंट फॉर O2 डिजॉल्व इन वाटर इज 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर गिवन KH इज इक्वल टू 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जिसको हम केल्विन में लिख दे रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 0.2 एटमॉस्फेयर। दोनों का यूनिट देखिए सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इन इक्विलिब्रियम विद द एयर। ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, लेकिन वॉल्यूम इसमें तो दिया नहीं हुआ है, इसीलिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। वी नो दैट PO2 is equal to KH into XO2. So XO2 is equal to PO2 upon KH इक्वल टू हो जाएगा 0.2 अपॉन 4.34 इंटू 10⁴। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अब आगे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, देखिए वाटर में सॉल्यूशन है, वाटर में सॉल्यूशन है तो हम लोग सपोज करेंगे इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर के 1 लीटर में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना होगा NH2O इज इक्वल टू 55.55। ठीक है, देयरफॉर XO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NO2 अपॉन N ऑफ H2O। यहाँ एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, NO2 इज फार लेस देन NH2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सो वी हैव नेग्लेक्टेड इट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब हम लोग वैल्यू रख देंगे 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ये निकालेंगे हम लोग अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रख देंगे 55.55। ठीक है, तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 55.55। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी 2.5 NO2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। ठीक है, अब जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया कितने वॉल्यूम में 1 लीटर में। ठीक है, 1 लीटर वाटर में इतने मोल्स ऑक्सीजन का डिजॉल्व है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता नहीं है, इसलिए जितना वॉल्यूम वाटर का होगा वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर अप्रॉक्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को ग्राम पर लीटर में आप बताना चाहते हैं तो इस वैल्यू को आप ग्राम में चेंज कर लीजिए। मास ऑफ O2 डिजॉल्व्ड अभी जैसे CO2 में निकाल रहे थे इक्वल टू NO2 इंटू O2 का मोलर मास कितना होगा 2 इंटू ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2 इंटू 16 दैट इज 32। सो 32 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 32, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और ये 8 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। सो स्ट्रेंथ इज 8 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर लीटर। दिस इज ऑल्सो योर आंसर। ठीक है, तो देखिए दोनों जो हार्ड लेवल क्वेश्चन है उसमें एक ही स्टेप बढ़ रहा है कि यहाँ पर हम लोग को ये मोलैरिटी या स्ट्रेंथ हम लोग को निकालना पड़ रहा है, बाकी ये स्टेप तक तो इजी स्टेप होते हैं। ठीक है, तो अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो जनरली यहीं तक पूछा जाता है, अगर 1 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो फिर हम लोग इस लेवल तक क्वेश्चन करना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन के रूप में हम लोग से पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको हेनरीज लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके बुक में होगा, उसको आप करिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हमारा अगला टॉपिक है राउल्ट्स लॉ।
ठीक है, जिसके लिए हम लोग को वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा और राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ के रिलेशनशिप को समझना होगा, उसके बाद ही हम लोग राउल्ट्स लॉ को समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा ताकि अगली क्लास में जब आप अटेंड करें तो वो आपको और बेहतर समझ में आए। ठीक है ना, थैंक यू।